हाँ जी। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीए इंटरमीडिएट के बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट मुझे गुड इवनिंग बोल दो, तो उसके बाद में हम चालू कर ले। मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो फटाफट गुड इवनिंग बोल दो सब लोग। चलिए, सो गाइस, जितने भी सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, गुड इवनिंग गीतांशु, गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2024 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनसे। चलिए, तो सब लोगों ने मुझे गुड इवनिंग बोल दिया, बहुत अच्छा लगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मुझे एक बात बताइए, आपको इतना तो पता ही रहेगा कि ये जो बंदा है ये कौन सा पेपर पढ़ाता है। तो आपको ध्यान रहेगा कि आपके पेपर है एक टैक्सेशन करके, और उस टैक्सेशन के पेपर में दो पार्ट होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा सब्जेक्ट आता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझेंगे। तो मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स में आपका जो पेपर होता है, डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आपके लिए, अभी समझ लीजिए, इनकम टैक्स। एंड गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स में आपके बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, जैसे आपका जीएसटी है, उसके बाद तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद तुम्हारा कस्टम्स है। तो ये टैक्सेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है। चलो आप मुझे बताओ, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताइए, आपकी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों लेती है, फटाफट बता दीजिए। फटाफट बता दीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है। मुझे आपके आंसर चाहिए। मुझे यह बताइए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस क्यों लेती है, क्या जरूरत है टैक्सेस लेने की, क्यों परेशान करके रखा है हमको, क्यों ही आप हमसे टैक्सेस ले लेते हो। बताइए बताइए, आपकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है, वाई का आंसर करिए मुझे फटाफट, वाई। चलिए, तो किसी ने बोला कि सर गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है, किसी ने बोला कंट्री को डेवलप करने के लिए, किसी ने बोला कि सर पैसे लेके डेवलपमेंट करने के लिए, वेरी गुड। किसी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी ने बोला हम गवर्नमेंट को एक जिम्मेदारी दी है कि इस देश को चलाना है, इस देश को डेवलप करना है, उसके लिए। किसी ने बोला कंट्री बैलेंस करने के लिए, कंट्री चलाने के लिए। कोई बोलता है कि सर ये लोग तो लीगल हफ्ता लेते हैं करके, लीगली हफ्ता लेने के लिए। तो बताइए बताइए, गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है। तो मैं बताऊं, जितने भी आंसर आए ना, बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर आए। मैं बताऊं, ये आंसर देख के मैं तो तुम्हारे पे फिदा हो गया। मुझे लगता है आपको सब आता है। किसी ने बोला टैक्स जो है वो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, नहीं तो गवर्नमेंट चालू चलेगी कैसे देश को। किसी ने बोला कि करप्शन करने के लिए, ओ भाई मारो मुझे, मारो को मारो मुझे। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है करप्शन करने के लिए। ओ भाई साहब, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, करप्शन करने के लिए। ये तो अच्छा हुआ आप यहां तक ही पहुंचे। बहुत बार बच्चे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, जिससे कि सीए इंटरमीडिएट में एक टैक्सेशन का पेपर डाल सके। अगर गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेगी तो सीए इंटरमीडिएट में या सीए फाइनल में टैक्सेशन का पेपर कैसे डालेंगे। तो पेपर डालना है तो उसके लिए टैक्स तो लेना पड़ेगा, तभी तो टैक्सेशन का पेपर होगा। क्या इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है? क्या इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है? राइट आंसर इज नो।
गाइज मैं बताऊं, जो सबसे पहला आंसर सब लोगों ने दिया था वो बहुत ही सही आंसर था, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, इंडिया को रन करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो पैसे की जरूरत रहती है। अभी आपने सुना होगा बजट आया था, एक इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, फाइनल बजट क्या होता है, वो तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। बट मैं बताऊं, बजट आया था तो बजट में देखो, आपने देखा होगा बजट है वो डेफिसिट का बजट था। डेफिसिट का बजट का मतलब क्या होता है पता है, कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे और गवर्नमेंट की इनकम कम है। तो इनकम कम है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट क्या करती है, फिर लोन वगैरह लेती है, तो उसको बोला जाता है डेफिसिट का बजट। तो बजट आया था, बजट में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बताया था कि हम इतना पैसा जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में डालेंगे। आपको पता है गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा कौन से डिपार्टमेंट को जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, और लोन ले रखे, उस लोन का इंटरेस्ट पे करने में ही गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा जाता है। उसके साथ साथ में दूसरा सबसे ज्यादा जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो अपने डिफेंस पे करती है। आपको पता है डिफेंस जो है वो, डिफेंस में बहुत खर्चा करना पड़ता है। मींस हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री पे हमारी बाउंड्री है वो इतनी सुरक्षित रहती है, हमारे जवान है वो सेना के जवान है वहां पे खड़े हैं, जिससे कि आज हम लोग यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, हम सेफ फील कर रहे हैं। तो डिफेंस पे सेकंड नंबर सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो भैया ये खर्चे करेगी कहां से गवर्नमेंट? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, रोड बनाने हैं, टोल रोड बनाने हैं, आपको एजुकेशन पे खर्चा करना है, हेल्थ पे खर्चा करना है। तो सर पैसा आएगा कहां से? तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो टैक्सेस लेती है। तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कैसे लेती है? अब एक बात समझना, तीसरे नंबर पे मैंने बोला आपका रेलवे आता है। रेलवे में है वो, रेलवे में भी बहुत पैसा लगता है। रेलवे जो है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, रेलवे को डेवलप करेगी, और रेलवे में बहुत सारे अच्छे जो डब्बे डालेगी करके, ठीक है। तो उसके लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है। एक बात बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि अपनी जो कंट्री है इंडिया, जिसको हम लोग भारत भी बोलते हैं, तो जो इंडिया है, भारत है, उसको रन करना है। मींस इतनी बड़ी कंट्री को रन करना है, एंड उसके साथ साथ में इस कंट्री को डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए क्या लगता है पता है, पैसे की जरूरत पड़ती है। अब एक बात समझिए, जब आप किसी भी पर्सन को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि भैया इस कंट्री को रन करना है, इस कंट्री को डेवलप करना है, तो मैं बताऊं उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है सर। किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला तो गवर्नमेंट के साथ पावर चाहिए भाई, पावर, बिना पावर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो देखो, अगर हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गवर्नमेंट को, हमने वोट दिया था, वोट देने के बाद फोटो डाला था, सेल्फी डाला था कि भाई वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो वोट डाल के हमने गवर्नमेंट बना दी। गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हमारी जो सुंदर सी एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया या भारत, इसको रन करना है, इसको डेवलप करना है। अब रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला जो है वो चाहिए पावर, और दूसरा चाहिए पैसा। पावर, पावर मतलब कुछ भी डिसीजन ले पाए। देखा होगा मोदी जी आते और मोदी जी डिसीजन लेते कि ये करना है, ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या गवर्नमेंट को पावर दे रखे हैं? आंसर इज यस, गवर्नमेंट को पावर दे रखे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, हमारी गवर्नमेंट को पावर दे कहां रखा है? गवर्नमेंट को कहां पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट टैक्सेस भी वसूल सकती है, आपसे इनकम टैक्स वसूल सकती है, आपसे जो है मान लो जीएसटी वसूल सकती है, आपसे कस्टम भी ले सकती है, आपसे एक्साइज ड्यूटी ले सकती है। ये पावर दे कहां रखा है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट कैसे ले सकती है ये करके, ठीक है, कैसे ले सकती है टैक्सेस एंड ऑल? तो उसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है। मैं बताऊं, ये पावर दे रखी है। और गवर्नमेंट को पावर कहां दे रखे है पता है? गवर्नमेंट को पावर दे रखे है सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारी गवर्नमेंट को बहुत पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर पे लॉ बना सकती है, इस मैटर पे लॉ बना सकती है। आपने ऐसा सुना होगा। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पावर दे रखा है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें ये पावर दे रखा है कि गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑल बना सकती है। तो हमारे मन में डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स चार्ज करने का भी तो कुछ पावर दे रखा होगा गवर्नमेंट को। आंसर इज यस, दे रखा है। और इनकम टैक्स चार्ज करने का पावर सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दे रखा है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जाके हम पढ़े तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दे रखा है कि हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है? ये कहां दे रखा है? तो मैं आपको बताऊं ये कहां दे रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, आपने देखा होगा कि आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल में बांटा गया है। एक आर्टिकल 1 2 3 जैसे टॉपिक बांटते हैं वैसे आर्टिकल होते हैं। और उसमें पता है एक आर्टिकल हुआ करता है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 246 करके। और आर्टिकल नंबर 246 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और आर्टिकल 246 में यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऐसे मैटर्स है जिस पे गवर्नमेंट्स लॉ वगैरह बना सकती है। और आर्टिकल 246 है ना, वो 246 की एक 7 शेड्यूल करके है। आर्टिकल में तो लिखा, फिर उसका शेड्यूल जोड़ा गया है। और उस शेड्यूल जो 7 शेड्यूल है ना, उस 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता है 3 तरह की लिस्ट दे रखी है। कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल नंबर 246 है। आर्टिकल 246 का एक 7 शेड्यूल करके है। और 7 शेड्यूल जो है ना, वो 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। एक दे रखी है यूनियन लिस्ट, एक दे रखी है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और एक दे रखी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं जिस पे लॉ बना सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आज की डेट में मोदी सरकार। जो भी स्टेट लिस्ट दे रखी है उसमें जो मैटर है उस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो चलिए ना, हम एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन करवाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगता कैसा है करके। ठीक है, तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पीडीएफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीडीएफ। चलिए, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखिए, ये बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये आर्टिकल होते हैं करके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ कंट्री, कि भाई हमारी कंट्री का नाम क्या रहेगा करके। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1, आजकल ऐसा बहुत डिस्प्यूट चल रहा था कि इंडिया को इंडिया बोले या भारत बोले, क्या बोले। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो हमको मानना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आप अगर आर्टिकल नंबर 1 देखोगे ना, तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 जो है वो क्या बोलता है। यहां पे ये बहुत सारे शेड्यूल के बारे में दे रखा है। फिर यहां पे आर्टिकल नंबर, ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का मतलब जहां से स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मेनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वैसा वाला ये चालू होता है। तो देखिए, यहां पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 1 है, वो क्या बोलता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, अपनी कंट्री का नाम क्या होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? इंडिया, दिस इज भारत। तो इंडिया भी नाम यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत भी नाम यूज हुआ है, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स करके। ठीक है, तो यहां पे आपका इंडिया भी नाम हुआ है, भारत भी नाम यूज हुआ है। तो जो लोगों को डिस्प्यूट है कि भैया कौन सा नाम हमको यूज करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दोनों ही नाम है जो कि इक्वल है, इंडिया दैट इज भारत करके। ठीक है, चलिए, तो ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने बोला कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 246। तो चलिए, मैं आर्टिकल नंबर 246 पे सीधा लेके जाता हूं ना कि आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है करके। ठीक है, तो चलिए, मैं आया तुम्हारे पास आर्टिकल नंबर 246 पे। तो चलिए, ये रहा तुम्हारा आर्टिकल नंबर 246। कहां पे है? बहुत फास्ट जा रहा होगा ना इधर, डोंट वरी। ठीक है, जब आएगा 246 तो मैं बता दूंगा। तो ये रहा आर्टिकल नंबर 246। अब एक बात समझना, ये आर्टिकल नंबर जो 246 है, इस 246 में क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट
एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मींस ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है जिस पे लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, मींस स्टेट्स है वो कहां पे लॉ बना सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए यहां पे अगर मान लो पहली लाइन में पढ़ेंगे ना तो दे रखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज नंबर 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 में जो दे रखा है वो गोज टू बाय ऑयल, वो तेल लेने गया करके, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लॉ पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो यहां दे रखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द क्लॉज नंबर 2 एंड 3, मींस 2 एंड 3 में जो दे रखा है वो आप छोड़ दीजिए। पार्लियामेंट हैज, मतलब पहला जो पार्लियामेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन द लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट 1 दे रखा है जिसको अपन यूनियन लिस्ट बोलते हैं, वो यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर दे रखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दूसरे में दे रखा होगा स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट 2 है उसमें पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का, ये तीसरे पॉइंट में दे रखा है। चलिए अपन एक काम करते हैं, 7th शेड्यूल पे चलते हैं। जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे यहां पे शेड्यूल है और इन शेड्यूल में अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं जो कि अपने को जरूरत है शेड्यूल नंबर 7 और 7th शेड्यूल पे चलते हैं कि देखिए 7th शेड्यूल क्या बोलता है करके, ठीक है। चलिए आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा करके, ठीक है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहां पे ये 3rd शेड्यूल आ गया। 3rd के बाद बेटा 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 यहां तुम्हारा 3rd चल रहा है। उसके बाद अपने को 7th शेड्यूल चाहिए। एक्सक्लूजन ट्रांजिशन 7th शेड्यूल कहां पे गया, ये रहा तुम्हारा 7th शेड्यूल। देखिए आ गया 7th शेड्यूल। अब भाई साहब कहां गया रे, वो वापस चला गया क्या? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। क्या ये लेक्चर लाइव है? आंसर इज यस लाइव। क्या आप पुणे में जाके फेस टू फेस पढ़ाने वाले हो? आंसर इज यस, बिल्कुल आपसे मिलने वाला हो। तो चलिए ये रहा अपना 7th शेड्यूल करके आ जाइए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है और 7th शेड्यूल में देखिए लिस्ट नंबर 1 है और लिस्ट नंबर 1 होती है जिसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है। यूनियन लिस्ट में ये दे रखा है कि ये वो वाले मैटर है जिस पे लॉ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आज की डेट में मोदी सरकार। सर कौन कौन से ऐसे मैटर है? सबसे पहला मैटर देखिए डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस, अपना डिफेंस कौन मैनेज करता है? पूरा मिलिट्री वगैरह, उससे रिलेटेड लॉ कौन बना सकती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। एक बात समझाइए, नेवल है, मिलिट्री है, एयर फोर्सेस है, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। आर्म्स है करके, ठीक है, उससे रिलेटेड कौन बनाती है करके, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स वगैरह है, उससे रिलेटेड कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो एक बात बताऊं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पे लॉ बना सकती है। अब मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक चीज बताइए, मुझे फटाफट एक चीज बता दीजिए मुझे। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती होगी? भाई साहब मेरे पास आंसर का लिस्ट आ गया। सब लोग बोलते हैं सर इनकम टैक्स है ना वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है तो ये पावर कहां दे रखा है? कौन सी एंट्री नंबर में दे रखा है? तो देखो आपका जो आर्टिकल नंबर 246 था, आर्टिकल नंबर 246 उसका 7th शेड्यूल है और 7th शेड्यूल का हम एंट्री देखते देखते जाते हैं करके, ठीक है। तो एंट्री देखते देखते जाते हैं तो देखते हैं भाई साहब एक एंट्री होती है एंट्री नंबर 82 करके, और एंट्री नंबर 82 पे आ गए और जैसे ही एंट्री नंबर 82 पे आ गए, रुक बाबा रुक, हम रुक जाते हैं यहां पे।
और देखिए एंट्री नंबर 82 है, वो 82 नंबर एंट्री में देखिए क्या लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करिए। एंट्री नंबर 82 जो है, उस 82 में क्या लिखा हुआ है, मेरे को कौन सी यहां पे, अरे यार मेरे को तो वो मेरा ना पेज इधर उधर हो गया यार, मैं 7 शेड्यूल पे था, कहां चला गया मैं बता रहा था कि एंट्री नंबर 82 जो है ये तुम्हारी स्टेट लिस्ट है, उसके पहले ये तुम्हारी सेंट्रल लिस्ट। एंट्री नंबर 82 देखिए, एंट्री नंबर 82 क्या बोलती है। 82 में बोला हुआ है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, बाकी बेटा जो तुम्हारी बाकी वाली कोई भी इनकम रहेगी उस पे टैक्स ले सकती है। तो एक बात समझना, यहां क्या लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82 में कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है टैक्सेस ऑन इनकम बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और, मुझे बताओ क्या इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, क्योंकि यहां पे तो मना किया है, यहां तो मना किया। क्या बोला एंट्री नंबर 82 में, टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स लेने का लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया में कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या किसी के पास पावर है या नहीं? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर किसी के पास है या नहीं? बताइए बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताइए क्या हमारी कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है या नहीं? राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, यहां पे बच्चों ने बोला भाई साहब मैं तो आपका बड़ा फैन हो गया, जबरा फैन हो गया। बच्चे बोलते हैं सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्या? राइट आंसर इज यस, है पावर। सर कहां दे रखा है? तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कौन से मैटर पे ले सकती है, कौन से मैटर पे लॉ बना सकती है? जो कि स्टेट लिस्ट में दे रखा है, आपकी लिस्ट नंबर 2 में दे रखा है। अब देखिए लिस्ट नंबर 2 जब अपन देखते हैं तो उसमें स्टेट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट में आप देखोगे एंट्री नंबर 54 है और एंट्री नंबर 54 है, उस 54 नहीं, एंट्री नंबर 46 है। और एंट्री नंबर 46 में क्या दे रखा है? देखिए 46 में दे रखा है टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं ले सकती, बट बाबू स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। बट मुझे बताइए क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेती है क्या? आंसर इज नो, नहीं लेती। आज की डेट में मैं बताऊं इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट है, पूरी एग्जेम्प्ट है। आपको मजा आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम कमाओ पूरी एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं ले सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले नहीं सकती क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे रिलेटेड लॉ ही नहीं बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है बट स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती। आप मुझे बताओ इसका क्या रीजन हो सकता है? मुझे आप में से एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगता? उसका रीजन क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट? कोई बताएगा, कोई ना कोई बताएगा कि सर एक बात बताओ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है बट स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? कोई रीजन बता सकता है? कोई बोलता है कि सर अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो वो इलेक्शन हार जाएगी, सत्ता पलट जाएगी। कोई बोलता है कि वोट्स हार जाएंगे ना रूलिंग पार्टी के, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लिया तो गवर्नमेंट हार जाएगी। भाई साहब क्या क्या लॉजिक दे रहे कि गवर्नमेंट हार जाएगी। एक बात बताऊं, एग्रीकल्चर इनकम पे नॉर्मली टैक्स नहीं लगता, उसके पीछे के रीजन क्या है? 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि हमारी गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है।
और इसके लिए बोलते हैं कि इंडिया में 75% पीपल है दे डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, तो वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे बिल्कुल कुछ भी टैक्स ना ले, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, इसके लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट, आप देखोगे बहुत सारे, दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन का आप देखोगे इनकम बहुत सारा एग्रीकल्चर से होता है, तो पॉलिटिशियन टैक्स फ्री इनकम को एंजॉय करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा तो फिर पॉलिटिशियन क्या करेंगे करके, ठीक है। पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन तो बेचारे मर जाएंगे, और आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिशियन का तो एग्रीकल्चर का ही इनकम होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियन का एग्रीकल्चर का ही इनकम होता है। इसके लिए अब आप मुझे ये पूछोगे, आप अगर मेरे से ये पूछोगे कि क्या सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखो मेरा मत तो ये है, मेरा व्यू तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पे बिल्कुल टैक्स लेना चाहिए। आप मेरे पे भड़क जाओगे, बोलोगे अच्छा सर एग्रीकल्चर इनकम मतलब आप किसानों को इनकम पे, बेचारे गरीब लोगों की इनकम पे टैक्स लगाना चाहते हो। मेरा मानना यह है कि आप एग्रीकल्चर इनकम में एक लिमिट डाल दो ना, आप ऐसी लिमिट डाल दो कि चलो कोई भी किसान पूरे साल में 20 लाख रुपए कमाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, मींस 20 लाख रुपए कमाएगा तब टैक्स नहीं लगेगा, 20 लाख से ऊपर कमाए तब तो टैक्स लेना चाहिए ना। मतलब मेरा कहना यह है, मैं अगर मान लो तुम मुझसे पूछोगे कि बीबी सर क्या किसानों से टैक्स लेना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, मेरा तो मानना है बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? एक बेचारा सैलरी एम्प्लॉय है, वो सैलरी एम्प्लॉय अगर 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख कमाता है, ही यूज्ड टू पे द टैक्स। सो इफ एनी फार्मर इफ ही इज अर्निंग, उनके लिए अपन ये कर सकते हैं कि भाई उनकी इनकम 20 लाख का स्लैब रेट डाल दो, या आप एक काम करो 50 लाख का स्लैब रेट डाल दो। चलो क्या 50 लाख तक की इनकम कमाएंगे तब तक टैक्स नहीं लगेगा, 50 लाख के ऊपर कमा रहे हो तो टैक्स भरो। तो गरीब किसान तो सब इसमें आ जाएंगे। अगर मान लो गरीब किसान है, आप 20 लाख कमा रहे हो या 50 लाख का लिमिट डाल दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, एटलीस्ट आप उस पर तो टैक्स लगाओ। जो ज्यादा इनकम कमा रहे हो उस पे तो टैक्स लगाओ। तो मेरा मानना तो यह है कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम पे, और कुछ ना कुछ भाई लिमिट डाल दो ना, कुछ ना कुछ लिमिट डाल दो कि इस लिमिट से ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, इस लिमिट तक आप कमाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा करना चाहिए। बट गवर्नमेंट इतना रिस्क ले नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी रिस्क लेती है ना तो क्या होगा, इलेक्शन हार जाएंगे। सीधी सी बात है, इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा लोग प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे, किसान प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर उनको सही से कन्वे नहीं किया गया तो किसान वगैरह प्रोटेस्ट करेंगे। और आज की डेट में क्या होता है पता है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पैसे को, काले पैसे को गोरा पैसा बनाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, काले पैसे से गोरा पैसा। अब आप मुझे बोल रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, आप एक वर्ड यूज कर रहे हो ब्लैक मनी, ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? देखो ब्लैक मनी का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो मनी का कलर ब्लैक हो जाता है, नहीं, मनी का कलर तो वही नोट, तो तुम्हारे पहले तो 2000 के पिंक कलर के नोट थे, अब तो वो तो रहे नहीं, 500 रुपए के नोट वगैरह होते हैं, उसको बोलेंगे ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा पैसा जिसपे आपने टैक्स नहीं भरा है, दैट इज कॉल्ड योर ब्लैक मनी। एंड व्हाइट मनी किसको बोलेंगे कि जो आपने जिसपे टैक्स वगैरह भरा है, जो चैनल में है, जो बैंक में है और आप लीगली बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मनी। तो एक बात समझना, होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, मैं बताऊं आपको, एक तरीका बताता हूं, समझना हाँ आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, होता क्या है, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैं हूं, ये मान लो मेरा जो है, ये मैं मेरी खुद की फोटो बना देता हूं, फोटो, ये रही मेरी फोटो, ठीक है, फोटो ये है बीबी सर। ओ थोड़े थोड़े बाल भी बना देता हूं। अब एक बात समझना, ये बीबी सर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो बीबी सर है, ब्लैक मनी, मेरे पास में मान लो ब्लैक मनी है, क्या है, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी है मेरे पास में। फॉर एन एग्जांपल 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी पड़ा है, मींस कैश पड़ा है, कैश, रोकड़ा, काला पैसा, ब्लैक मनी। आपको पता है, पहले पता है जब 2014 से पहले तो आप थे ही थे, छोटे थे उस टाइम पे, आपको पता है बाबा रामदेव जी हुआ करते थे, अभी भी है बाबा रामदेव जी, और बाबा रामदेव जी पहले बोलते थे ना कि भाई
ब्लैक मनी इतना पड़ा है, अगर ये वाइट करवा दिया जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले वो बहुत ब्लैक मनी की बात करते थे बाबा रामदेव जी, आजकल नहीं करते हैं। आजकल वो क्या बात करते हैं कि इस बिस्कुट में मैदा नहीं है, तो ये पतंजलि की बिस्कुट खा लो करके, ठीक है, और चुपचाप है वो मजे करो। अब आजकल वो वैसा बोलते हैं। तो मेरे पास में ये 50 लाख का ब्लैक मनी है। अब एक बात समझना, मैं क्या करता हूं, चिटिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम से, समझना। मैंने क्या किया, एक मेरे पास में मान लो ये खेत है। क्या है? खेत। खेत समझते हो ना? हाँ, खेत तो सब लोग समझते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है मेरे पास में। अब ये मैंने मान लो राजस्थान में एक एग्रीकल्चर लैंड ले रखी है, इन राजस्थान, ये राजस्थान में मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मेरी कहां है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। अब मैं क्या करता हूं पता है, मैं चिटिंग करता हूं। मान लो मेरे पास में ये 10 बीघा लैंड है, बीघा समझते हो ना? बीघा, 10 बीघा मैंने एग्रीकल्चर लैंड ले ली राजस्थान में। अब मैं क्या करूंगा पता है, मान लो ये एग्रीकल्चर लैंड पे तो कुछ उगा ही नहीं था, मतलब कुछ क्रॉप वगैरह हुई नहीं, बट तो भी मैं क्या बताऊंगा, जैसे राजस्थान में बंजर भूमि है, थोड़ा बहुत होता है वहां, तो क्या होता है, बाजरा होता है, गेहूं होता है, कपास थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसे कोई इतना पैसे वाला होता नहीं है प्रोडक्ट, बट तो भी मैंने एग्रीकल्चर लैंड लेके रखी है। अब मैं क्या करता हूं पता है, मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं, मैं जाता हूं किसके पास पता है, मैं जाता हूं जो एजेंट होते हैं ना, जो फार्म प्रोड्यूस खरीदते हैं, जो गेहूं चावल वगैरह मंडी में खरीदते हैं, एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज होती है ना, एपीएमसी मंडी होती है, आपको पता है, जिसको आप मंडी बोलते हो करके, कि वहां पे आप धान को बेचते हो और डीलर से पैसा लेते हो कैश में वगैरह, दैट इज धान को बेचा और आपने पैसा लिया। अब मैं क्या करता हूं पता है, मैं उस एपीएमसी में एक बंदा है जिसका नाम है मान लो डीलर, मैं उस डीलर के पास जाता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि भाई एक बात बता, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड मेरे नाम पे है, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मेरे पास सच में तो गेहूं उगा ही नहीं है या बहुत कम उगा है, तो एक काम करना, मुझे 50 लाख का बिल दे देना, मुझे 50 लाख का बिल दे दे और ये बता दे कि मैंने क्या किया है पता है, 50 लाख का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तुझे सेल किया है। अब एक बात बताओ, मार्केट में ऐसी चिटिंगें चलती है, तो वो लोग क्या करता है, ये जो एपीएमसी मंडी वाला है, ये मुझे एक 50 लाख का बिल दे देता है। मैं ये बोलता हूं कि मैंने इसको क्रॉप सेल की है, मैं ये बोलता हूं कि मैंने इसको क्रॉप से वो सेल की है, और उसने मुझे 50 लाख का बैंक में पेमेंट कर दिया, इसने मुझे 50 लाख का, ये बंदा मुझे बैंक में पेमेंट कर देगा, और मैं ये 50 लाख रुपया जो 50 लाख मेरे पास कैश पड़ा है ना, ये कैश मैं क्या करूंगा, चुपके से उसको दे दूंगा। मैं कैश जो है वो चुपके से उसको दे दूंगा, और मैं क्या करूंगा, 50 लाख है वो बैंक में ले लूंगा। अब मैंने बैंक में ले लिया तो मेरे बैंक में 50 लाख आ गया। कोई भी मुझे अगर पूछेगा कि ये कहां से लाया, मैं बोलूंगा मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको मैंने एग्रीकल्चर लैंड पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ था वो मैंने बेचा, और एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं। तो देखो, मैंने 50 लाख रुपया ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया ना। मेरे पास पहले ब्लैक का पैसा था, मैंने क्या किया, उस मंडी वाले को चुपके से ब्लैक का पैसा कैश दे दिया, उससे मैंने बैंक में ले लिया, और एक बिल ले लिया कि मैंने तो उसको क्रॉप बेची है, और मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड तो थी, और मैंने एग्रीकल्चर इनकम बता दी, और इनकम बता के उस पर टैक्स लगा ही नहीं। एक बात बताऊं, ऐसा लोग आजकल किया करते हैं, गलत प्रैक्टिस, ऐसा करना नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, नहीं बाबू, लोग ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना है। अब एक बात समझना, एक क्या हुआ पता है, इनकम टैक्स ऑफिस में एक बंदे का केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। एक बंदे ने क्या किया, ऐसे ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एग्रीकल्चर इनकम बता दी, फॉर एन एग्जांपल 20 लाख रुपीस की। वो बोलता है कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 20 लाख रुपीस और ये टैक्स फ्री इनकम है। तो उसको बोला कि अच्छा तू एग्रीकल्चर करता है, बोलता है हाँ हाँ मैं तो एग्रीकल्चर करता हूं। तो बोलता है तेरा खेत कहां है, तो उसने बताया कि ये रहा मेरा खेत, उसने खेत बताया कि मेरा खेत ये है, एड्रेस वगैरह पूरा दिया। उसको बोला कि तू बता इस खेत में तूने क्या क्या उगाया था। तो उस खेत में क्या उगाया था, तो उसने बताया कि मैंने इस खेत में है ना ये फसल है वो उगाई थी, मींस ये क्रॉप का कल्टीवेशन किया था। उसने ये बताया कि मैंने इस खेत में ये क्रॉप का कल्टीवेशन किया था, ऐसा उसने बताया, ठीक है। अब उसको बोला कि कौन से पीरियड में तूने उगाया था, बता कौन से पीरियड में, मींस कौन से ईयर में तूने, कौन से मंथ में तूने ये वहां पे क्रॉप का कल्टीवेशन किया था।
तो उसने मंथ बताया कि मुझे इस मंथ से इस मंथ तक मैंने कल्टीवेशन किया। इनकम टैक्स वालों ने क्या किया पता है आपको? इनकम टैक्स वालों ने उस पीरियड की सैटेलाइट से फोटो मंगवाई उसके खेत की। मींस उसके खेत की जो सैटेलाइट्स होती है ना, वो सैटेलाइट से फोटो मंगवाई, और फोटो मंगवाने के बाद देखा कि यहां पे तो कोई क्रॉप उगा ही नहीं था, यहां पे तो जो कोई क्रॉप है वो क्रॉप हुआ ही नहीं था, यहां पे तो क्रॉप हुआ ही नहीं था, और यहां पे क्रॉप हुआ ही नहीं था, ऐसा लाइक उसको पता चला कि यहां पे तो क्रॉप है वो हुआ ही नहीं था, और उस बंदे को बाद में पकड़ा और उस पर पेनल्टी मारी। तो ये लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा करते हैं ना, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी होशियार हो गए हैं कि सच में एग्रीकल्चर इनकम हुई है या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो। अगर उनको पता चला कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला है तो भाई साहब आपको जो है वो भाई साहब ऐसा मतलब क्या बोलते हैं पेनल्टी लगाएंगे, जेल वेल में भी डाल सकते हैं। मैं सीए फाइनल में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से केसेस ऐसे रहते हैं जब उठा के आपको जेल में भी डाल सकते हैं इनकम टैक्स वाले, अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया तो चलिए अपन देख रहे थे कि भैया गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्योंकि उनको इस कंट्री को रन करना है, डेवलप करना है, और रन करने डेवलप करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? दो चीजों की। वन इज द पावर, उनको पावर चाहिए, कुछ भी करना है पावर चाहिए, कुछ भी करना है पावर चाहिए करके, ठीक है, कुछ भी करना है आपको पावर चाहिए। और पावर कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इनकम टैक्स लेने की पावर कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आपका आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें जो आपका 7 शेड्यूल है उसका एंट्री नंबर 82 है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन सर एक बात बताइए, पैसा कहां से लाएंगे? पैसा कहां से लाएंगे? मनी कहां से लाएंगे करके, ठीक है। ये कुछ कुछ लोग ऐसे बेशरम है ना, इन्होंने क्या किया, डेमो लेक्चर पहले देख रखा है। ये लोग डेमो लेक्चर देखे और यहां पे आए हैं वापस से, और फिर वो है ना, मैं कुछ बताने वाला होता है वो पहले से ही बता देते हैं। वैसा नहीं करना है आपको। जिन जिन लोगों ने पहले मेरा लेक्चर देख रखा है वो यहां पे अपना ज्ञान नहीं देंगे करके, आपको ज्ञान व्यान नहीं देना है करके, ठीक है, और आपको सुनते जाना है जो मैं सुना रहा हूं। और अगर आपने डेमो लेक्चर सुन रखा है तो आप यहां से चले जाइए, आराम से घर पे बैठ के चाय वाय पीजिए करके, ठीक है। जब आपका एक्चुअल लेक्चर चालू होगा तब आना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, मनी कहां से लाए? मनी कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा उसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे जस्ट एक एग्जांपल है। एक और बात बताऊं, हम जब डीटी पढ़ेंगे तो डीटी में जितने भी एग्जांपल लिए जाएंगे ना, वो इमेजनरी एग्जांपल है। इमेजनरी का मतलब वास्तविक जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। अगर किसी के वास्तविक जीवन से कोई लेना देना है तो ये मात्र एक संयोग हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता करके, ठीक है। सो दिस इज मात्र एक कोइंसिडेंस हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, एक बंदा है, उसका नाम है, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर नमन। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर नमन। ये रहा नमन। अब एक बात समझना, ये रहा हमारा प्यारा नमन। ओ नमन नमन नमन, इधर देखिए, ये बंदा है मिस्टर नमन। नमन क्या हुआ? अब एक बात समझना, नमन का इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, इंटर पास, फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर पास कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब नमन ने जैसे इंटर पास किया उसके बाद उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन की। क्या किया? आर्टिकलशिप ज्वाइन की। अब उसने सीए फर्म में आर्टिकलशिप ज्वाइन की, और सीए फर्म में जहां आर्टिकलशिप ज्वाइन की, नमन को वहां पे किसी प्रेमी, ये नमन है, उसको किसी बालिका से थोड़ा सा वहां पे प्यार हो गया। प्यार मतलब थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया। तो चलिए ये बना देते हैं नमन की बालिका, नॉट नमन की बालिका, बेसिकली एक बालिका। तो यहां पे प्रेमिका बोल सकते हैं, तो ये है प्रेमिका, और बाबू ये प्रेमिका जो है उससे नमन का थोड़ा दोनों के बीच में प्यार हो गया, दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब एक बात समझना, जब प्यार होता है, नया नया प्यार है, इंटरमीडिएट के बाद वाला प्यार है, जब सीए फाइनल में थे तब वाला प्यार है, आर्टिकलशिप में वहीं पे मिली थी, उसी ने इसको फॉर्म भरवाया था, आर्टिकलशिप का फॉर्म, और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो यहां पे ये जो है ये प्रेमी बन गया और ये प्रेमिका बन गई। अब हुआ क्या, एक दिन ये प्रेमिका का बर्थडे था, बर्थडे, और इसका बर्थडे था, और नमन ने पहले से ये सोचा
कि एक काम करते हैं कि उसका बर्थडे है, उस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आजकल आपको पता रहेगा कि जो ये निब्बा निब्बी वाले लोग हैं करके, ठीक है, ये निब्बा निब्बी वाले जितने भी लोग हैं, ये लोगों का क्या होता है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बड़े प्लानिंग होती है। आजकल तो ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, मॉर्निंग में ये गिफ्ट दिया, आफ्टरनून में एक और गिफ्ट देंगे, इवनिंग में अलग से गिफ्ट देंगे। तो इसने क्या सोचा कि काम करता हूं कि ये जो है नायिका, ये नायक हो गया, ये नायिका हो गई, या ये प्रेमी हो गया और ये प्रेमिका हो गई। अब प्रेमिका का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसने सोचा कि ग्रैंड पार्टी रखता हूं, मतलब नॉट पार्टी, बेसिकली इन दोनों की पार्टी करके, ठीक है। इन्होंने सोचा क्या करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि चलिए उस दिन इसने सोचा कि मैं क्या करूंगा कि उस दिन उसको घुमाने लेके जाऊंगा। मुंबई के पास में एक जगह है लोनावाला, ऐसा वो लोनावाला खंडाला नाम सुना आपने, एक वो गाना था करके, ठीक है, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलू, सुन सुना आती क्या खंडाला। तो ये बंदा ने सोचा कि मैं क्या काम करूंगा, खंडाला जाऊंगा, वहां पे एक वो पता है वो भी है इमेजिका, इमेजिका में घूमने जाएंगे, फिर उसके लिए केक काटेंगे, मस्त पार्टी करेंगे, वैसा उसने सोचा। अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज यह है कि जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि आपको यह करना है, उसके लिए आपको पहले बजट बनाना पड़ता है। बजट का मतलब होता है कि भाई कितना खर्चा होने वाला है। अभी आपको पता रहेगा, कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने भी एक बजट प्रेजेंट किया कि अगले साल में इतना खर्चा होगा, इतनी हमारी इनकम आएगी, इतना जो है वो हम लोन लेंगे, वो सब निर्मला सीतारमण जी ने किया। तो सेम वैसे ही इसने क्या किया पता है, इसने क्या किया, इसने सोचा कि चलो अपन पहले बजट बनाते हैं कि खर्चा कितना होगा। तो नमन ने पूरा एकदम दिमाग लगाया, एकदम सीए वाला दिमाग, के ऐसे हम बस से जाएंगे, थोड़ा कम खर्चा करेंगे, केक की जगह छोटा सा पेस्ट्री ला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और वैसा करके इसने पूरा खर्चे का एस्टिमेट लगाया। तो टोटल खर्चा पता चला कि टोटल खर्चा अगर इनकी रिलेशनशिप को चलाना है तो 5000 रुपीज लगेगा। 5000 रुपीज है, वो 5000 रुपीज का खर्चा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये 5000 रुपीज नमन कहां से अरेंज करेगा। नमन जो है ये 5000 रुपीज है, ये कहां से अरेंज करेगा। एक बात बताऊं, ये 5000 कहां से अरेंज करेगा, आप ही बताओ। सबसे पहले नमन ये 5000 जो अरेंज करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसका स्टाइपेंड कितना आता है, क्योंकि वो आर्टिकलशिप कर रहा है ना। तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसका स्टाइपेंड कितना आ रहा है, मींस कितना उसको ऑफिस से मिल जाएगा। तो इसको पता चला कि इसका ऑफिस से, फॉर एन एग्जांपल, ऑफिस से इसको 2500 तो मिलने वाला है। नमन का स्टाइपेंड मान लो 2500, ऐसा नहीं होता है, आजकल बहुत ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है, 10,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, 20,000 भी मिलता है। तो सबसे पहले नमन है वो देखेगा कि उसका ऑफिस से उसको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, तो दैट इज 2500 है, वो तो स्टाइपेंड से आ जाएगा। अब कहां से लाए बाकी वाला पैसा, भाई साहब 5000 चाहिए और मिला कितना, 2500। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग 2500 का शॉर्टफॉल हो रहा है। आप बताओ वो कहां से मांगे बाकी वाला 2500। तो दूसरा जो है, वो दूसरा जरिया क्या रहता है, अपने मम्मी पापा से जाके मांगेगा। दूसरा जो है वो अपने पेरेंट्स से जाके मांगेगा और अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगा कि मम्मा मम्मा मुझे थोड़ा पैसा दे दो ना। और एक चीज बताऊं, अपनी मम्मी को जाके कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मम्मा मुझे 2500 दे दो ना। अगर मम्मा को 2500 बोल दिया, मम्मा को हार्ट अटैक आ सकता है। अपनी मम्मी को अपन कभी नहीं बोल सकते अपने को 2500 चाहिए। अगर आपको 2500 चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले उनको यह बोलना पड़ता है मम्मी कम चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 1500 ही चाहिए। तो मम्मी आपको आशा लगानी चाहिए मम्मी देगी। अगर आपने ज्यादा मांग लिया तो हमारी मम्मा जो है वो चप्पल से मारेगी आपको, अगर ज्यादा मांगा तो मम्मी को आपने जाके कन्विंस किया कि मम्मी एक मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, उसका बर्थडे है, हम चाहते हैं उसको गिफ्ट विफ्ट देना, तो मम्मी थोड़ा पैसा दे दो ना। तो मम्मी ने क्या किया, यहां पे आपको फॉर एन एग्जांपल, यहां पे 1500 रुपीज पेरेंट्स से आपने ले लिए। अब पेरेंट्स से लेने के बाद अभी भी शॉर्टफॉल तो आ रहा है, क्योंकि भाभी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और उसके लिए 5000 चाहिए। तो 5000 में से 1500, 2500, टोटल 4000 तो आ गए। व्हाट अबाउट द 1000, 1000 कहां से लाए। और ये 1000 कहां से लाए, तो मैं बताऊं 1000 के लिए ये अपने दोस्त को बोलेगा। तो नमन का जो दोस्त है करके, ठीक है, नमन का दोस्त है, उस दोस्त का नाम है फॉर एन एग्जांपल हर्ष करके।
तो नमन गया अपने दोस्त के पास और बोलता है दोस्त को कि यार हर्ष देख यार, तुझे पता है ना तेरी भाभी है, तू भी चाहता है ना हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो, हम थोड़ा आगे बढ़े, तो प्लीज थोड़ा पैसा दे देना। तो यहां दोस्त ने उसको 1000 रुपीज दिया, जो दोस्त है उस दोस्त ने उसको 1000 रुपीज दिया, और ऐसे नमन जो है वो अपने पैसे की नीड को जुटाता है और अपना रिलेशनशिप डेवलप करता है। अब क्वेश्चन ये आती है कि अपना गवर्नमेंट कहां से, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इंडिया को रन करना है, डेवलप करना है, बहुत सारा पैसा लगता है। गवर्नमेंट के पैसा कहां कहां लगता है आपने देखा होगा, डिफेंस में लगता है, मेडिकल में लगता है, रेलवे में लगता है, बहुत सारी जगह पैसा लगता है। वो पैसा आएगा कहां से? तो मैं बताऊं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट और यहां नमन में कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी सबसे पहले पैसे कहां से जुटाएगी पता है? सबसे पहले पैसे जो है वो गवर्नमेंट जुटाएगी कहां से जुटाएगी? गवर्नमेंट खुद बिजनेसेस करती है। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट बिजनेसेस करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो बिजनेस करती है, गवर्नमेंट का खुद का स्टाइपेंड भी आता है। आप बोलोगे गवर्नमेंट बिजनेस करती है, आंसर इज यस। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उनसे उस कंपनियों से पैसा कमाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा LIC करके गवर्नमेंट का कंपनी है। आपने देखा होगा LIC के बाद में आपने देखा होगा एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL करके, उसके बाद BPCL करके, उसके बाद भेल करके, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की है। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे ONGC है, ONGC करके, ठीक है, ये ONGC है, ये बहुत सारी PSU कंपनियां हैं, और ये PSU जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, तो गवर्नमेंट है, इनका जो पैसा बचता है, जो ये पैसा कमाते हैं, वो पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट सबसे पहला जो सोर्स है वो गवर्नमेंट बिजनेस करती है। उसके बाद में अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट बिजनेस कर ली लेकिन गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पेरेंट्स से पैसा मांगती है। गवर्नमेंट अपने मम्मी पापा से पैसा मांगती है, अपने पेरेंट्स से पैसा मांगती है। और गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? एक बात बताओ ना, गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? आप ही तो हो। गवर्नमेंट को जन्म किसने दिया है? आप ही ने तो दिया है, वोट देके आए थे करके, और बोला था कि वी वोटेड फॉर द डेवलपमेंट, हमने वोट कर दिया, आप भी वोट करिए। तो एक बात बताऊं, आप जो है वो पेरेंट्स है, मींस इस इंडिया के जो लोग हैं, पीपल, उनसे ये पैसा मांगेंगे। और लोगों से पैसा कैसे मांगते हैं पता है? इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, टैक्सेस के फॉर्म में मांगते हैं, और टैक्सेस के फॉर्म में मांगते हैं। और एक बात बताओ, गवर्नमेंट की नीड अगर इससे भी कंप्लीट नहीं होती, अगर इससे भी कंप्लीट नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपने सुना होगा गवर्नमेंट बहुत सारे लोन्स लेती है, लोन लेती है, अपने दोस्तों से लोन लेती है। आपने सुना होगा बहुत बार कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, गवर्नमेंट ने USA से लोन लिया, गवर्नमेंट ने UK से लोन लिया। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन के फंड है, या फिर मान लो जो तुम्हारा वर्ल्ड बैंक वगैरह है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को लोन देते हैं। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत लोन ले रखा है आपके ऊपर, डोंट वरी करके, ठीक है, बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाता है, हर साल लाखों करोड़ रुपए है वो इंटरेस्ट है, वो पे करने में चले जाते हैं हमारे। तो मैं बताऊं यहां पे क्या होता है, 3 तरीके हैं गवर्नमेंट के पास। एक तो खुद के बिजनेसेस, एक वो लोगों से लेंगे इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, और एक वो लोन लेते हैं। अब एक बात बताओ, हम यहां पे पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्सेस लेती है। एक बात बताऊं, टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं। टैक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के, एक तो होते हैं तुम्हारे डायरेक्ट टैक्सेस और एक तुम्हारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक तो होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स करके, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहली चीज ये, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं पता है? कि जिसका टैक्स है ना, जैसे जिसका टैक्स है तो उसी बंदे को पकड़ा जाता है, बोला तू टैक्स दे, मतलब जिसका टैक्स है उसी से लिया जाता है डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स।
मतलब जिसका टैक्स है वो उसी से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसी के ऊपर जाल फेंकती है और बोलता है तेरा टैक्स है तू ही दे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है, कि जिसका टैक्स है उससे कलेक्ट नहीं किया जाता, गवर्नमेंट कलेक्ट किसी और पर्सन से करती है और अल्टीमेट बर्डन जो है वो किसी और पर्सन पे जाता है, मींस कंज्यूमर पे जाता है। जो सर्विस रिसीवर होता है या जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उस पे अल्टीमेट कंज्यूमर पे बर्डन जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, जो इनडायरेक्टली लिया जाता है। अब एक बात समझना, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, जैसा कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपका इनकम टैक्स है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपका जीएसटी है या फिर कस्टम है करके, ठीक है, या फिर आपका एक्साइज है, वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है क्यों? क्योंकि अगर मेरा इनकम टैक्स है ना वो सीधा मेरे से लिया जाएगा, अगर आपके पापा का इनकम टैक्स है वो आपके पापा जी से ही लिया जाएगा, अगर आपके माताजी पे कोई इनकम टैक्स लग रहा है तो आपके माताजी से गवर्नमेंट लेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली उनसे ही ले रहे हैं। बट बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है ना वो डायरेक्टली आपसे नहीं लेते, वो क्या करते हैं किसी और से लेते हैं, बट अल्टीमेट बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा नमन जो था, वो नमन जो है वो नमन क्या करता था कि नमन बेटा यहां पे अपनी जो है प्रेमिका, वो प्रेमिका से फोन पे बात करता है। अब फोन पे बात करता है तो वो क्या करता है, एयरटेल का रिचार्ज कराता है। तो नमन ने मान लो एयरटेल का रिचार्ज कराया और एयरटेल को 100 रुपीज का रिचार्ज कराया, उस पे 18% एयरटेल ने जीएसटी ले लिया और नमन से 118 रुपीज ले लिया। अब एक बात समझिए, यहां पे गवर्नमेंट को 18 रुपीज का जीएसटी नमन पे नहीं कर रहा है डायरेक्टली, उसमें क्या होता है, एयरटेल जाके और गवर्नमेंट को और जीएसटी पे कर देगी, 18 रुपीज का जीएसटी है वो पे कर देगी, कौन, एयरटेल जाके गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि यहां पे बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि बेटा इनडायरेक्टली जो है, जैसे यहां पे टैक्सेस इससे लेना है बट इससे डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, अल्टीमेटली वो एयरटेल से लिया जा रहा है, बट एयरटेल अल्टीमेट बर्डन है वो नमन पे शिफ्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जांपल के लिए आपका जीएसटी है या कस्टम है या एक्साइज है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों टैक्स में से कौन सा टैक्स गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना इजी रहता होगा, गवर्नमेंट इजीली कलेक्ट कर लेती है, कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताओ 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 मुझे बताओ बताओ बताओ, कौन सा टैक्स ऐसा है जो गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना इजी है, इजीली गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, मतलब टैक्स है इजीली गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली कलेक्ट हो जाता है, कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताओ बताओ बताओ। यस, लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी जो टैक्स कलेक्ट करना है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। राइट आंसर इज यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है पता है तुमको, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करता है ना उसको पता ही नहीं होता वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसके दिल पे है ना, दिल पे दर्द नहीं होता, मींस दिल पे चुभता नहीं है, दिल में दर्द नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करता है जिसमें लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे आप एक बात बताओ, आपने मान लो डीटी के लेक्चर लिए और डीटी के लेक्चर के लिए आपने 8000 पे किया, आप बोलते हो कि हमने 8000 है वो डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर के लिए पे किया, बट बाबू आपने डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर के लिए 8000 पे नहीं किया, इसमें जीएसटी भी है, और इसमें जो जीएसटी है, इसमें जीएसटी है वो कितना है, 8000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18, तो इसमें से 1220 रुपीज है वो तो जीएसटी है। बाकी हमारे पास जो आया 8000 माइनस 1220, तो हमारे पास तो 6780 आया, और ये आपने किसको पे किया है, मोदी जी को पे किया है, मींस ये तो मान लो आपका जीएसटी है, ये तो जीएसटी है।
तो जब ये जीएसटी है तो इसमें तो क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता, मतलब यहां डायरेक्ट पिंच नहीं करता है, डायरेक्ट दिल में दर्द नहीं होता है, इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पता है सीधा यहां पे चुभता है, दिल में दर्द होता है। आप सोचिए, आप 100 रुपीज कमाते हैं, अगर आप 100 रुपीज कमाते हैं और उस 100 में से 30 रुपीज है वो गवर्नमेंट ले जाती है, उस 100 में से 30 रुपीज गवर्नमेंट ले जाती है, 30 रुपीज है वो गवर्नमेंट ले लेती है, तो ऑब्वियसली आपके दिल में दर्द तो होगा ही ना यार। और मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे, 30 रुपीज नहीं है, इस 30 रुपीज पे आपका 25% सरचार्ज भी लगता है, हाई एक जगह, ठीक है, कहीं कहीं 37 भी लगता है, बट 25% सरचार्ज लगता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनके लिए। तो 30% प्लस 25% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 39%। आपका 39% तक टैक्स भी आ सकता है, आपका 39% है उतना टैक्स आ सकता है। तो मैं बताऊं बड़ा दिल पे दर्द होता है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में दर्द थोड़ा कम होता है करके, बिकॉज पता ही नहीं रहता। आपने चिप्स खा ली 10 रुपए की लाके, उसमें भी टैक्स था बट आपको पता ही नहीं है। आपने हेलो हेलो कॉल कर दिया नमन ने अपनी प्रेमिका को, बट बेटा उसमें भी रिचार्ज में टैक्स था बट आपको पता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक बात बताओ, आप बताओगे, आप मुझे बोलो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा किससे मिलता होगा? ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से मिलता है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है? बताओ मुझे, आप मुझे बताओ किससे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलता होगा, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस? राइट आंसर इज, देखो आजकल है ना ज्यादा फर्क है नहीं, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस से भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, बट तो भी अगर आप देखोगे ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू है, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू है, ज्यादा रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा अब फर्क है नहीं, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू है क्योंकि इसका टैक्स बेस बहुत बड़ा है ना, जीएसटी है, फिर कस्टम है, फिर पता है अल्कोहलिक लीकर वगैरह जो है, पेट्रोल वगैरह है, उस पर तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, तो ये सब टैक्सेस है वो लगते हैं किस पे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू ज्यादा होता है। अब एक और चीज समझना, डायरेक्ट टैक्स होता है ना ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा कमाओगे वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स भरना है, मींस ज्यादा इनकम कमाओ ज्यादा टैक्स भरना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं, अगर आप वड़ा पाव आप खाते हो तो भी आपको उतना ही टैक्स लगेगा, और वड़ा पाव अगर मुकेश अंबानी का बेटा खाता है तो भी उतना ही टैक्स लगेगा। तो मुकेश अंबानी का बेटा अगर वड़ा पाव खाता है या फिर आप वड़ा पाव खाते हो वड़ा पाव करके, ठीक है, तो दोनों में टैक्स सेम लगने वाला है। लेकिन बेटा उसमें इसमें आपका इनकम कितना है उससे मतलब नहीं है, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर, आपका इनकम कितना है उससे मतलब नहीं। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि भैया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। अगर आप एवरी ईयर का 7 लाख तक ही कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट 7 लाख से ज्यादा कमाते हो तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ज्यादा कमाओगे वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, तो ये जो है मैंने आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताई टैक्सेशन को लेके कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है एंड ऑल। गाइस इसके आगे आपका जो लेक्चर होगा वो लेक्चर लाइव लेक्चर रहने वाला है, नवंबर 2024 के लिए लाइव रहेंगे, लाइव एट होम रहेंगे, एज वेल एज पुणे से मैं पढ़ा रहा हूँगा, लाइव रहेगा, बट आपके लिए यही इंटरेक्शन का माध्यम रहेगा और ऐसे ही हम लाइव लेक्चर लेने वाले हैं। तो आप लोग इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो बैच रहेगा अभी जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट है उसके 10 दिन के आसपास, उसके 10 दिन के बाद है वो डायरेक्ट टैक्स का बैच चालू होने वाला है। आपको बाकी डिटेल है वो हमारी वेबसाइट पे, वी स्मार्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डिटेल वगैरह है वो गैदर कर सकते हैं। और इस बैच के बारे में जो है वो आपको जो सारी जानकारी है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे हम सब पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो आपके घर पे कोई सोना मिल गया, अगर मान लो, तो उस पे टैक्स कैसा लगेगा। सर मान लो कोई नदी में बहता हुआ हमारे पास में मान लो कुछ पैसा मिल गया तो उस पे टैक्स कैसा लगेगा करके, ठीक है। सर हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सर हम जो है वो सेक्शन का मतलब क्या होता है, सब सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब क्लॉज का मतलब क्या होता है,
केस लॉ का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो जब हम रियल वाला लेक्चर चालू करेंगे, आज जस्ट आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैं आपको ये बताने वाला था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है, कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो आपको आज समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट है। आपने जब बजट सुना तो पता चला कि अच्छा गवर्नमेंट का वित्तीय घाटा कितना, वित्तीय घाटा जिसको अपन बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट कब होती है, जब गवर्नमेंट की इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, उसको अपन बोलते हैं वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा ऐसे ही बोलते हैं, फाइनेंशियल लॉस, या जिसको अपन डेफिसिट वाला बजट बोलते हैं करके, ठीक है। तो वो सब आपको थोड़ा बहुत आज आइडिया लगा होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे वैसे कहां से आते हैं एंड ऑल करके, ठीक है। चलिए मैं बता दूंगा आपको, मैं फेस टू फेस है वो पुणे में लेने वाला हूं, और तुम्हारा लाइव एट होम है वो आपका पूरे इंडिया में चलेगा, लाइव एट होम करके, ठीक है। उसके साथ साथ में आप अगर रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। टाइम टेबल शेड्यूलिंग है वो जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसके बाद में अनाउंस हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब भी हमारा पहला लेक्चर रहेगा तो वहां पर हम मिलने वाले हैं, और वहां पर इनकम टैक्स को अपन बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर है न्यू सिलेबस में। एक चीज ध्यान रखना, अगर टैक्सेशन का पेपर क्लियर किया तो ही अपन आगे सब कुछ क्लियर कर पाएंगे इंटरमीडिएट, ये ध्यान रखना। तो टैक्सेशन में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से अपने को पढ़ना है, अच्छे से अपने को मेहनत करनी है। हम क्लास में ऐसे ही थोड़ा मनोरंजन के साथ साथ में आपके निब्बा निब्बियों के एग्जाम्पल ले लेके और पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना थियरी है ना प्रैक्टिकल है, ये दोनों है। मीन्स प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, सब चीजें इस सब्जेक्ट में है। तो भैया अच्छे से आपको पढ़ना है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर द फाउंडेशन रिजल्ट। जिन लोगों का फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई एडवांस में, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। एंड गाइस उसके बाद में हम मिलने वाले हैं इंटरमीडिएट के बैच में। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।